Hi everyone, I hope all of you are doing well. So as we are doing the lecture series of reaction mechanism, and in previous lectures we have completed our 3 types related with substitution mechanism. Today we will continue with elimination reactions. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बताया था काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, वैसे ही उसके बाद अगर बात की जाए तो एलिमिनेशन वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. जैसे एलिमिनेशन के बारे में मैंने टाइप्स आपको डिस्कस किए थे या क्लासेस के बारे में बताया था, तो मेजर हमारे पास 2 टाइप की एलिमिनेशन होती है. वन इज़ अल्फ़ा एलिमिनेशन एंड अनदर वन इज़ बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास बोथ ग्रुप विच आर डिपार्टिंग belongs to same atom. क्या मतलब है इसका कि जो आपके पास लीव कर रहा है ग्रुप, अगर वो ग्रुप आपके पास यहाँ पे सेम कार्बन को बिलोंग करता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 ग्रुप लीव करते हैं. अगर वो दोनों ग्रुप सेम कार्बन को बिलोंग करते हैं या सेम एटम को बिलोंग करते हैं तो अल्फ़ा एलिमिनेशन. अगर वो 2 डिफरेंट कार्बन, एक अल्फ़ा एक बीटा पे है, उसको बिलोंग करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन. तो इसकी बात हमने कार्बीन में भी करी थी कि सपोज़ आपको बेस दिया तो वो बेस इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने साथ लेके चला जाता है, जिससे हमारे पास यहाँ पे बन जाता है एक इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं कार्बीन. सो ये हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा एलिमिनेशन से हमें कार्बीन या नाइट्रीन इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलता है. बट जब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की तो ये इसके अपोजिट हो जाता है. अब जो 2 ग्रुप, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन डिपार्ट किया, वो सेम कार्बन को बिलोंग कर रहा था. बीटा में ऐसा नहीं होता है. बीटा में आपके पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है और सपोज़ यहाँ क्लोरीन है, तो बेस पहले इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, फिर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से दूसरे कार्बन से, अगर ये अल्फ़ा पोजीशन है तो बीटा पोजीशन से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा. तो जब बीटा एलिमिनेशन होती है तो एक्चुअली ये हमारे पास लीड करता है ऑलिफिनेशन प्रोसेस के लिए, ऑलिफिन बनता है. तो अल्फ़ा एलिमिनेशन से कार्बीन या नाइट्रीन बनती है और बीटा एलिमिनेशन से हमारे पास ऑलिफिनेशन होती है. बट जो फर्दर हमारे पास कंप्लीट और आगे टाइप्स लेके जाती है वो कौन सी है? बीटा एलिमिनेशन. इसमें फर्दर टाइप्स रहते हैं, क्योंकि अल्फ़ा में तो अब आपके पास और क्या ही होगा. ठीक है, दोनों ग्रुप जो लीव कर रहे हैं वो सेम कार्बन को बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स इट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 अलग अलग कार्बन को बिलोंग कर रहे हैं. तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि जो बीटा एलिमिनेशन है वो फर्दर कितने टाइप्स की है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. सो बीटा एलिमिनेशन हमारे पास मेजरली 3 फर्दर क्लासेस में डिवाइड की गई है, और वो 3 क्लासेस आपके पास क्या हैं? E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड E1CB एलिमिनेशन. ठीक है, सो E1 एलिमिनेशन में आपके पास क्या होता है कि जैसे SN1 की बात करी थी उस तरीके से इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है. याद रखने के लिए जैसे आपने SN1 को पढ़ा है वैसे आप लिंक कर सकते हो कि SN1, उसी तरह से E1 में भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बनती है. ठीक है, मतलब 2 स्टेप प्रोसेस होती है. जो E2 है, जैसे आपने SN2 को याद रखा था वैसे याद रख सकते हो कि इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी सिंगल स्टेप प्रोसेस है. और E1CB आपके पास एक इंटरमीडिएट लेके आता है विच इज़ कार्बे एनाइन. तो देखो तीनों में फ़र्क है, मैकेनिज्म अभी मैं बताती हूँ, बट मेजर डिफरेंस आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि E1 एलिमिनेशन 2 स्टेप प्रोसेस है बट इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है. E2 सिंगल स्टेप प्रोसेस है बट इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है. एंड E1CB जो है ये अगेन 2 स्टेप प्रोसेस है और इसमें कार्बे एनाइन बनता है. ठीक है,
देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे E1 के मैकेनिज्म को। तो E1 में जैसे मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन आपके पास बनता है, तो जनरली क्या देखा जाता है कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी पोजीशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, सिंपल। दैट्स वाई इस टाइप के एल्काइल हैलाइड ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कंडीशंस हीट और आयनाइजिंग सॉल्वेंट चाहिए होता है। हीट कंडीशन जो है वो एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, हीट कंडीशन एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो हीट तो ठीक है, आयनाइजिंग सॉल्वेंट जहाँ पे आयनाइजेशन करने की कैपेसिटी हो जिसके पास, यानी हम कह सकते हैं कि पोलैरिटी क्रिएट करने की कैपेबिलिटी हो। क्यों? क्योंकि जैसे कोई एल्काइल हैलाइड दिया है, जैसे SN1 मैकेनिज्म में होता है ना, सॉल्वेंट की हेल्प से ये CX बॉन्ड वीक पड़ता है, ये रिमूव हो जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। एग्जैक्टली यहाँ भी सॉल्वेंट की हेल्प से ये जो CX बॉन्ड है ये टूटेगा, Br नेगेटिव जाएगा, ये स्लो स्टेप होता है और कार्बन पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। SN1 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और फिर स्टेबलाइज होता है। E1 एलिमिनेशन में क्या होता है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर एलिमिनेशन होता है, E1 एलिमिनेशन। यानी उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे कहीं भी अगर CH प्रेजेंट है कार्बोकेटाइन की, जैसे यहाँ तो सब जगह था, तो आप किसी भी एक कार्बन से ले सकते थे, तो वो CH का H जो है वो प्लस की फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में रिमूव होता है और इसके इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब ये दे देता है तो यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन थे, एक चला गया, क्या बच गया? CH2। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से गया, Br नेगेटिव यहाँ से गया, तो ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं HBr। तो ये बन जाता है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो E1 एलिमिनेशन यही है कि आपको कोई कार्बोकेटाइन मिलेगा, उसके स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप उसकी एडजेसेंट से CH के इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हो तो उसी को आप कहते हो E1 एलिमिनेशन। अब इसके अलावा हमारे पास टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी टाइप के जो एल्कोहल हैं, अगर उसे हम एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी हमारे पास एल्कीन्स बनती हैं थ्रू डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। बहुत सिंपल और कॉमन रिएक्शन है। क्या होगा? जैसे सपोज आपके पास ये दिया था प्राइमरी अल्कोहल, आपने एसिड प्रोवाइड किया, तो एसिड से क्या मिलेगा? OH। तो अब हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रख रही हूँ मैं, CH2 देन R, ठीक है। ऐसा कोई भी ग्रुप है, ये भी प्राइमरी लिया है, सेकेंडरी, टर्शियरी कुछ भी ले सकते हो। ये क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, बन गया OH2। OH2 क्या है? वाटर। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से लीव करेगा। अब यहाँ से ये लीव तो कर गया, बट इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर न्यूट्रलाइज करना है, स्टेबलाइज करना है, तो उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे CH के इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाएगा और जैसे ही CH के इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ करेंगे हमें मिल जाएगी ओलेफिन एज मेजर प्रोडक्ट। सो ये जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है एल्कोहल्स की एल्कीन में कन्वर्सन, ये भी हमारे पास E1 मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है। देखो नेक्स्ट टाइप अब हमारे पास है E1CB। E1 का समझ आ गया कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड है E1CB मैकेनिज्म। CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? आपने जनरली पढ़ा होगा कि आपके पास कोई एसिड रहता है, उस एसिड से आप एक H प्लस हटा दो, है ना। जैसे आपके पास सपोज ऐसे ही है, RCOH है। अब अगर इसमें से H प्लस आप हटा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? RCO नेगेटिव। तो जब किसी एसिड से एक H प्लस आयन कम हो जाता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, यही होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है कि E1CB मैकेनिज्म में कॉन्जुगेट बेस बनता है। प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनता है और उस कॉन्जुगेट बेस में जो इंटरमीडिएट है वो क्या है? कार्बे एनाइन। बट कब हमारे पास E1CB होगा वो हमें देखना ज़रूरी है। जैसे E1 का तो हमें पता चल गया कि जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा हो वहाँ E1 के चांसेस हैं, बट E1CB कब बनता है? जब बीटा हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो। जिस हाइड्रोजन को हम रिमूव करने वाले हैं दैट शुड बी स्ट्रांगली एसिडिक, एंड जो हमारे पास लीव करने वाला ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में होना चाहिए। जनरली यहाँ पे हैलाइड आयंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो E1CB का क्लियर हो गया कि अगर आपके पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अगर आपके पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है,
तो उस केस में हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, E1CB मैकेनिज्म। जैसे अगर अभी आप देखो तो इसमें आपके पास ये एक हाइड्रोजन था, बट ये हाइड्रोजन इतना ज़्यादा एसिडिक है कि उसके एडजेसेंट CF3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो जब भी आप यहाँ पे बेस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी हेल्प से वो एसिडिक प्रोटॉन बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H+ रिमूव हुआ, नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ गया, यानी क्या बन गया, कार्बोनाइन। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो क्लोरीन के साथ भी स्टेबलाइज हो रहा है, क्लोरीन के -I इफेक्ट से, ठीक है। एज वेल क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी है, तो वहाँ पे भी स्टेबलाइज कर सकता है इन इलेक्ट्रॉन्स को। साथ में CF3 ग्रुप है तो उसका भी -I इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है, यानी जहाँ भी नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के जाने के बाद बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो सकता है, वो E1CB मैकेनिज्म के लिए परफेक्ट सबस्ट्रेट है। आफ्टर दैट क्या होगा, वही कहानी, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर मूव करेगा, जिससे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे कोई सब्सटेंट लीव कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक फ्लोराइड लीव करेगा, और फ्लोराइड आयंस आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप। दैट्स वाई ये स्लो आपके पास स्टेप हो रहा है। पहला स्टेप फास्ट होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन, बट सेकेंड स्टेप स्लो होता है क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा नहीं है। बट इसी टाइप की अगर हमें प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं तभी हम कहते हैं कि हमारे पास E1CB मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। या फिर आपके पास सपोज़ ऐसा हो कि कोई सबस्ट्रेट में यहाँ पे NO2 है, ठीक है, ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ पे है ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे इथाइल या मिथाइल, ऐसा कोई आपको सबस्ट्रेट दिया है, ठीक है, और बेस है। तो आपको पता है कि ये जो प्रोटॉन है ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि NO2 इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर क्लोरीन, तो बेस इसे रिमूव करेगा और रिमूव करके इस कार्बन पे क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये सिंपल आपके पास पहचान यही है कि अगर कोई प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है तो बस उस एसिडिक प्रोटॉन के रिमूवल के लिए और फर्दर एलिमिनेशन के लिए हम कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, E1CB। तो ये पहचान होती है, ये प्रॉपर्टीज़ ही ध्यान में रखनी है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कब E1, कब E1CB और कब E2। सो E1CB के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप दैट इज़ E2 एलिमिनेशन, और ये E2 एलिमिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो E2 एलिमिनेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास कैसे बनती है, जैसे आपके पास यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है। सो क्या होगा कि बेस रहेगा, वो बेस इस एसिडिक प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो इस प्रोटॉन को ले जाने के लिए ये बेस आ चुका है, तो क्या होगा कि ये जो CH का बॉन्ड है ये टूट रहा होगा, यहाँ इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा होगा, और ये जो लिविंग ग्रुप है इसके साथ भी बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी जहाँ बॉन्ड बन रहे हैं वो डॉटेड फॉर्म में, जहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो डॉटेड फॉर्म में। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद जस्ट ये बेस इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, और बन जाएगी ओलेफिन। इसी को हम कहते हैं E2 एलिमिनेशन। बट इस E2 एलिमिनेशन में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट ये है कि अगर तो ये बीटा हाइड्रोजन आपके पास सिर्फ एक ही है, इफ़ बीटा हाइड्रोजन इज सिंगल, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर आपके पास वन प्रोडक्ट ही बनेगा। सिंपल बात है कि अगर एक ही हाइड्रोजन है तो बेस को चूज़ नहीं करना है कि कहाँ से हाइड्रोजन उठाना है, नहीं उठाना है, उसी हाइड्रोजन को उठाएगा, इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बनाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर, सिंगल स्टेप प्रोसेस हो रही है, ठीक है। बट इन केस आपके पास ये जो बीटा हाइड्रोजन है दे आर ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी लिविंग ग्रुप की एक साइड भी बीटा हाइड्रोजन है और दूसरी साइड भी बीटा हाइड्रोजन है। जैसे आपके पास मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये X कोई लिविंग ग्रुप है, दिस X इज लिविंग ग्रुप, कोई हेलोजन वगैरह ही रख लो। तो इस केस में क्या है कि अगर इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है तो ये मेरे पास CH3 है, ठीक है। अगर ये अल्फा पोजीशन हुई तो बीटा पे हाइड्रोजन यहाँ भी है, ये अल्फा पोजीशन हुई तो बीटा पे हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो अब क्वेश्चन बन जाता है कि E2 एलिमिनेशन में मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कराऊँ या इस हाइड्रोजन को रिमूव कराऊँ, तो दोनों को ही रिमूव करा के देख लेते हैं, ठीक है।
सो पहला केस तो हमारे पास क्लियर हो गया कि अगर सिंगल हाइड्रोजन है फिर तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर दो हमारे पास है, दोनों साइड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, फिर हमें क्या करना है? तो उस केस में हमारे पास ये है A और ये है B। अगर A प्रोटॉन जाएगा तो डबल बॉन्ड हमारे पास ऐसे बनेगा, ठीक है, और अगर B का जाएगा हमारे पास तो ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। यही होगा ऑलिफिनेशन प्रोसेस, तो वही चल रही है जो अभी हमने पढ़ी E2 के लिए, बस फर्क है कि डबल बॉन्ड अब अलग अलग पोजीशन पे बन रहा है। अब अगर इस डबल बॉन्ड को देखूं तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, तो इस तरीके के डबल बॉन्ड को मैं बोलूँगी डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अदर देन हाइड्रोजन ना, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही आर ग्रुप है, तो ये आपके पास कैसी है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इट मीन्स कि अगर मैं इस ए वाले प्रोटोन को रिमूव कराती हूँ बीटा एलिमिनेशन के लिए या E2 एलिमिनेशन के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन बनेगा। अगर बी वाले को करवा रही हूँ तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। तो जो आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन होती है, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेटजिफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेटजिफ प्रोडक्ट, ठीक है। दैट्स वाई, और जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जनरल बेसिस पे हम इसी को स्टेबल प्रोडक्ट मानते हैं। इसी को स्टेबल प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि हम उसी प्रोटोन को चूज करेंगे यहाँ पे E2 एलिमिनेशन के लिए, जिसकी वजह से हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन मिल रही होगी, क्योंकि उस टाइप के प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेटजिफ प्रोडक्ट। और मोर सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन या सेटजिफ प्रोडक्ट को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। बस एक पॉइंट इसमें ध्यान में रखने वाला है, और वो ध्यान में रखने वाला पॉइंट क्या है कि एंटी एलिमिनेशन भी होती है हमारे पास, और कुछ केसेस में सिन एलिमिनेशन भी होती है। तो एंटी एलिमिनेशन में जो हाइड्रोजन है और जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, दे शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, या सिंपली अगर मैं बताऊं तो ट्रांस पेरिप्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप दोनों लीव करने वाले हैं, एक पे हाइड्रोजन और दूसरे का लिविंग ग्रुप, एक दूसरे के 180 डिग्री रिलेशन पे होने चाहिए, दोनों प्लेन पे ही हो, क्योंकि ये अभी वेज रिप्रेजेंटेशन में बता रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक टूवर्ड्स एक अवे होगा, यहाँ पे एक टूवर्ड्स और एक अवे होगा। तो ये दोनों ग्रुप प्लेन पे होने चाहिए जो लीव कर रहे हैं, एज वेल एक दूसरे के ट्रांस या फिर एंटी होने चाहिए। अगर आप करवा रहे हो कैसी एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन, जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगी। जनरली हम कौन सी एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं? एंटी एलिमिनेशन ही प्रेफर करते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होगा जो अभी आपको मैं बताऊंगी कि हम एंटी एलिमिनेशन को प्रेफरेंस ना देके सिन को देते हैं। तो उस केसेस में हमारे पास जो दोनों ग्रुप लीव करने वाले हैं, दे शुड बी सिन पेरिप्लेनर, दोनों सेम साइड होने चाहिए और सेम प्लेन पे होने चाहिए। दे शुड बी सिन पेरिप्लेनर। तो ये एक डिफरेंस है जो एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन में आता है, कि एंटी में दोनों एक दूसरे के ट्रांस या 180 डिग्री, बट सिन में दोनों सेम प्लेन पे सेम साइड होने चाहिए, तभी सेम साइड से एलिमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपके पास कि एंटी एलिमिनेशन में क्या चाहिए और सिन एलिमिनेशन में क्या चाहिए हमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंटी एलिमिनेशन ही करवाते हैं, ठीक है। सो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ये, ठीक है, क्या है आपके पास? ट्रांस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ट्रांस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल
साइक्लोपेंटेन। ट्रांस क्यों कहा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास, सॉरी मैंने ये सब्स्टिट्यूएंट गलत रख दिया है ना, ट्रांस है। ट्रांस इसलिए कहा क्योंकि जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रखा है साइक्लिक कंपाउंड में, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन एक अप और एक डाउन है, ठीक है। तो स्टीरियो के बेसिस पे साइक्लिक कंपाउंड में हम सिस ट्रांस ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर ये अप और ये डाउन, तो ये आपके पास कैसा हो गया यहाँ पे ट्रांस। साइक्लिक कंपाउंड्स में फर्स्ट पे ब्रोमो, सेकंड पे मिथाइल और टोटल आपके पास 5 एटम है साइक्लिक, दैट्स वाई साइक्लोपेंटेन। अब इसे अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ KOH एल्कोहलिक कंडीशन विद थर्मल या हीट, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बेस क्या करेगा, ये यहाँ पे इस प्रोटोन को रिमूव करेगा, प्रोटोन को रिमूव करके यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर। तो ये हम एंटी एलिमिनेशन ही करवाते हैं कि ब्रोमीन अगर ये आपके पास यहाँ पे डाउन पोजीशन में है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा करना चाहिए था एंटी एलिमिनेशन के लिए, इसके अपोजिट। बट अभी जो मैंने यहाँ पे केस डिस्कस किया वो मैं क्या बता रही हूँ कि ये अगर इस पोजीशन से लेते हो तो आपके पास ये हाइड्रोजन भी डाउन है, ब्रोमीन भी डाउन है, ठीक है। मैं दोनों ही प्रोडक्ट बनाऊंगी यहाँ पे। अगर इस तरीके से चूज करते हैं कि हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली ओलेफिन बनानी है ना, जनरली हम यही पढ़ते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें इस हाइड्रोजन को चूज़ करना चाहिए था। इसे चूज़ करते हुए बॉन्ड बनाओ और लिविंग ग्रुप बाहर जाए, ठीक है। बट उस केस में हमारे पास ये कैसी एलिमिनेशन होगी, सिन एलिमिनेशन। तो इसे हम कहेंगे कि ये सिन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, सिन एलिमिनेशन का। और अगर मैं यहाँ पे दूसरी तरफ से कोशिश करूँ, दूसरी तरफ से भी पॉसिबल है ना, देखो कैसे, ये भी तो है हाइड्रोजन के लिए हमारे पास चॉइस। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को चूज़ करूँ, अप वाले को, बेस की हेल्प से इस हाइड्रोजन को चूज़ करूँ, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और फिर ब्रोमीन जाएगा बाहर, तब डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ बनेगा। तो ये प्रोडक्ट कौन सी एलिमिनेशन का है, एंटी एलिमिनेशन का। सो मैंने यहाँ पे जो अभी आपको कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग दोनों ही प्रोडक्ट बना के बता दिए कि ये मेरे पास यहाँ पे अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन रख रहा है, तो इस तरफ अगर हाइड्रोजन रिमूव करता है तो सिन का प्रोडक्ट दे सकता है क्योंकि दोनों की स्टीरियो सेम है, और अगर इस तरफ से लेते हैं तो हमारे पास एंटी एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बेसिकली बताया कि हाँ, हमने ये चीज़ देखी है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन होती है वो हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट होता है, देखिए हमने ये चीज़। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन दोनों प्रोटॉन्स में से इस प्रोटॉन को रिमूव करना ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन अगर आपके पास जाएगा तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोनाइन। अगर एक तरीके से देखें, वैसे तो हम E2 एलिमिनेशन करा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आपके पास देखें तो 3 R ग्रुप है, तो जितने R ग्रुप ज़्यादा रहते हैं प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंसेप्ट आया कि इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस प्रोटॉन को रिमूव करना ज़्यादा आसान है, जो हमारे पास एंटी एलिमिनेशन के लिए रहता है, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट अगर देखें तो हम एंटी एलिमिनेशन को ही फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा। किसको फॉलो करते हैं, एंटी एलिमिनेशन को। वो तो हम फिर बाद में देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है कि एंटी एलिमिनेशन के साथ मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन बन सकती है तो उसे हम ज़रूर चूज़ करेंगे। बट जनरली हमारे पास एंटी एलिमिनेशन जो होती है वही प्रोडक्ट देती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे बेस ने उसी प्रोटॉन को चूज़ किया जो एंटी एलिमिनेशन दे सकता था, दैट्स वाई ये जो एंटी एलिमिनेशन से आपके पास प्रोडक्ट बना यही हमारे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। दूसरा बनेगा ज़रूर लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, दैट्स वाई वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो हमने क्या देखा कि जो अभी कंसेप्ट हमारे पास आया था कि हमें E2 एलिमिनेशन कराने के लिए एंटी दोनों ग्रुप्स के होना ज़रूरी होता है, और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि एंटी से भी और सिन से भी बन सकता है तो वो एंटी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है रादर देन सिन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। बट इन केस आपके पास जो ग्रुप लीव करने वाला है उसके एडजेसेंट कोई कॉन्जुगेशन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, कार्बन डबल बॉन्ड O की, या C6H5 यानी फिनाइल रिंग, इस टाइप की अगर कोई भी कॉन्जुगेशन है
जो लीव करने वाला ग्रुप है उसकी साइड, तो हमेशा डबल बॉन्ड उसी की साइड बनेगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि सिन एलिमिनेशन से हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन से हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। और वो ज़्यादा स्टेबल कैसे बनेगा, देखो ये इस प्रोटोन को रिमूव करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर ये लीविंग ग्रुप बाहर, और ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास है फिनाइल। फिनाइल मीन्स यहाँ पे बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा सकता है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इट मीन्स आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, फिर आप ना सिन के बारे में सोचोगे, ना एंटी के बारे में सोचोगे, ना सेडजिफ प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, ना होफमैन प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे। एक और हमारे पास प्रोडक्ट होता है सेडजिफ के अपोजिट, दैट इज होफमैन प्रोडक्ट। जो आपने सेडजिफ में माइनर वाला देखा था उसे होफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया कि अगर सिंपल चल रहा है तो हम एंटी एलिमिनेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन से ही हम प्रोडक्ट जो है वो फाइनल बनाते हैं। हाँ, कोशिश हमारी ज़रूर रहती है कि अगर हमारे पास एंटी एलिमिनेशन ही दोनों तरफ हो सकती है, बट एक तरफ से लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन बन रही है, एक तरफ से मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रही है, तो हम एंटी एलिमिनेशन कराते हुए मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन बनाना प्रेफर करते हैं। बट इन केस अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड जब बनेगा तो वो फर्दर किसी डबल बॉन्ड के साथ या किसी सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है और कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट दे सकता है, फिर हम बाकी कंसेप्ट्स को नहीं देखते हैं कि सिन है, एंटी है, सेडजिफ है या होफमैन है, हम सिर्फ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो इस पॉइंट को स्पेशली आप लोगों ने नोट करके रखना है। तो जो अभी मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि सेडजिफ प्रोडक्ट का तो हमें पता चल गया, बट एक होफमैन प्रोडक्ट भी होता है ना। होफमैन प्रोडक्ट जनरली हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन को बोला जाता है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है उसको सेडजिफ, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है उसे होफमैन। और होफमैन प्रोडक्ट बनने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, जब हमारे पास जो प्रोटोन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके पास ये NR3 अगर सपोज कोई ग्रुप है, या फिर ऐसा है कि NO नेगेटिव एंड RR, तो इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो उस केस में, या सपोज आपके पास फ्लोरीन है यहाँ पे, अगर ऐसे कोई ग्रुप प्रेजेंट हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो यहाँ से रिमूव करो या फिर ये जो CH3 है यहाँ से रिमूव करो। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ से रिमूव करोगे तो आपके पास फिर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, और यहाँ से करोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि किस प्रोटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये प्रोटोन अगर रिमूव करते हो तो सेकेंडरी कार्बोनाइन बनेगा, और ये प्रोटोन रिमूव करते हैं तो प्राइमरी कार्बोनाइन बनता। जस्ट समझने के लिए, यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट ही होगी, बट R ग्रुप अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट तो एसिडिटी में रख रहे होंगे ना। तो उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर ये प्रोटोन गया तो यहाँ पे 2 R ग्रुप, और ये प्रोटोन गया तो सिर्फ 1 R ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज है या प्रोटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जितने R ग्रुप कम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने कम रहेंगे, प्रोटोन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जब हमारे पास अगर इस तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोटोन को ही हमेशा चूज़ करते हैं और उसी से ओलेफिन बनाते हैं। तो उस केस में हमारे पास ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन होती है यही मेजर बनती है, और इसी को हम कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट। बट सपोज यहाँ पे आयोडीन होता है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ये फिर वही बेसिक कंसेप्ट ही करेगा, ठीक है। आपके पास जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला है उसी सिस्टम को यहाँ पे बनाएगा। तो इसमें जो आपके पास मेजर होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड का बनेगा। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि सेडजिफ क्या है, होफमैन क्या है। तो ऑन दी जनरल बेसिस एज कंक्लूजन आपके पास एंटी एलिमिनेशन एंड सेडजिफ प्रोडक्ट, इससे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर दोनों तरफ ही एंटी एलिमिनेशन हो रही है तो हम यही देखेंगे कि कहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन बन सकती है, यानी सेडजिफ प्रोडक्ट। बट अगर दोनों तरफ हमारे पास एंटी एलिमिनेशन नहीं हो रही है, एक तरफ सिन है एक तरफ एंटी है, तब भी हम नॉर्मल कंडीशंस में एंटी एलिमिनेशन को ही प्रेफरेंस देते हैं।
बट इन केस अगर हमारे पास किसी एक तरफ ऐसा ग्रुप है जहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी, फिर हम सिन, एंटी, ज़ेड, हॉफमैन कुछ नहीं देखेंगे, हम उसी तरफ डबल बॉन्ड बनाएंगे या ओलेफिन बनवाएंगे जहाँ पे कॉन्जुगेशन है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है। एज वेल अगर आपके पास इस टाइप के कोई ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसके एडजेसेंट वाला प्रोटोन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो रहा है और ऑप्शन दोनों तरफ हैं, तो हम उस प्रोटोन को चूज़ करेंगे जिससे लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन बन रही हो या हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली किन किन कंडीशंस को फॉलो किया जाता है किन किन एलिमिनेशन में। सो E1 हो गया, E1 CB भी हो गया, एज वेल E2 एलिमिनेशन भी डिटेल में हो गया। बट ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब जो बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है वो क्वेश्चन ये है कि कब एलिमिनेशन और कब सब्स्टिट्यूशन, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो अब है आपके पास। एलिमिनेशन भी पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया, लेकिन ये जानना कि कौन सी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करता है, कौन सी कंडीशंस में एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, बिकॉज ये दो पार्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन वाली और एलिमिनेशन वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके पास है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन कि कब एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है और कब आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। सो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में, कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबस्ट्रेट हमारे पास कैसा है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बल्कीनेस कैसा है, कम है, ज़्यादा है। जैसे सपोज़ बहुत बल्कि आपके पास कोई एक बेस, ठीक है, तो वो बेस क्या होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा बल्कि होगा तो उसे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबस्ट्रेट के लिए। तो वो अगर ज़्यादा बल्कि है तो एज न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर पाएगा, बट एज बेस वो अच्छे से काम कर लेगा। तो ऐसे डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबस्ट्रेट की खुद की जितनी कम क्राउडेडनेस रहेगी उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है सब्स्टिट्यूशन में। तो एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा प्रोटोन लेके ही आना होता है, तो वो बेस अगर खुद बल्कि भी है तब भी आसानी से हो जाता है। दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट या न्यूक्लियोफाइल या बेस, ये सब फैक्टर्स हमारे पास रहते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एलिमिनेशन होगी। तो उस बेसिस पे मैंने ये फर्स्ट केस यहाँ पे रखा है कि आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है और मैंने यहाँ पे दिया CH3CO नेगेटिव Na, जो है हमारे पास यहाँ पे वीक बेस, और CH3CH2O नेगेटिव ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं वीक और स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पे बोल रही हूँ, देखो CH3CO नेगेटिव को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके लिखूँ यही बनेगा। तो इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने ही सिस्टम में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में, और जब कोई नेगेटिव चार्ज अपने ही सिस्टम में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में है, इट मीन्स वो बाहर डोनेट करने के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। और अगर वो उतना अवेलेबल नहीं है इट मीन वो कैसा है, वीक बेस, क्योंकि बेस तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाना जाता है। बट यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव, इसको किसी के साथ भी रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने, आसानी से बाहर डोनेट कर सकता है। तो जितनी आसानी से बाहर डोनेट कर पाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो जब आपके पास वीक बेस है तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस है तब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं पे चूज करने को आए तो एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे अब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट होगा। बट अगर एलिमिनेशन करवाते हैं तो एलिमिनेशन के लिए आपके पास यहाँ पे अगर इस कार्बन से ब्रोमीन जा रहा है तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये होगा कार्बन विद CH3, ठीक है, एंड हियर डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रह जाएगा H, यही बनेगा, देख लो यही बन रहा है, ठीक है। क्या कहोगे इसे आप,
प्रोपीन। सो ये फर्स्ट केस है कि अगर आपको मिल रहा है वीक बेस तो सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करती है, अगर मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस तो एलिमिनेशन डोमिनेट करती है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन जनरली यही देखी जाती है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये फर्स्ट केस तो हमें पता चल गया कि कब सब्स्टिट्यूशन कब एलिमिनेशन। अगर मैं बात करूँ सेकेंड केस की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला है। अगर आपके पास जो KOH है, बेसिक कंडीशन है, अगर वो एक्वस वाली दी है तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर वो अल्कोहलिक दी हैं तो एलिमिनेशन। तो प्लीज़ इस बात को यहाँ पे अच्छे से नोट कर लो कि कब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करानी है, कब हमें यहाँ पे एलिमिनेशन करानी है। तो एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होगी तो यहाँ से OH पार्ट आएगा, CH3 CH2OH, इथेनॉल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एलिमिनेशन में क्या होगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन जाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली है कि एक्वस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन, वेयर एज अल्कोहलिक कंडीशन में एलिमिनेशन। देखो नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है कि जनरली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो एलिमिनेशन प्रोसेस प्रेफर करते हैं जनरली। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो एलिमिनेशन से हमें ओलेफिन प्रोडक्ट दे देते हैं। बट वैसे एक चीज़ ये भी देखी गई है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस करवानी है तो हीट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। हीट रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि क्या है कि एलिमिनेशन में आपके पास ज़्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आप कह सकते हो चाहिए, या फिर ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपके पास सब्स्टिट्यूशन में उतनी आपको स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस हो गया। बट क्या देखा गया है कि आपके पास यहाँ पे है टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है आपके पास यहाँ पे, या आप कह सकते हो कि अगर ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया गया है इसे हम सिर्फ एक सॉल्वेंट दे रहे हैं बट विद हीट कंडीशंस, या स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन दे रहे हैं विद सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं विद सॉल्वेंट। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तब तो हमें क्लियर है कि कौन सी प्रोसेस हमारे पास प्रेफर करेगी, एलिमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, एलिमिनेशन का ही बनेगा। बट अगर हमने कोई सॉल्वेंट दिया जो अपने आप में एक वीक न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है, ठीक है, वैसे तो इथेनॉल है, सॉल्वेंट है, बट ये OH में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर अगर डोनेट करे तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। वीक क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा। तो अगर ये ऐसा कर सकता है तो हीट वाली कंडीशन में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का बन सकता है, मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का बन सकता है। दैट्स वाई ये आपने यहाँ पे थर्ड पॉइंट एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में याद रखना है कि जनरली एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है रेदर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बट अगर हमारे पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल दिया है जो जनरली एक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो हीट की कंडीशन के साथ वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मेजर दे सकता है। ऐसा नहीं एलिमिनेशन नहीं होगा, हो जाएगा, थोड़ा होगा, बट जो मेजर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन का बनेगा। एज वेल अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो उन कंडीशन में हीट अगर साथ में दे रखी है या रूम टेम्परेचर पे भी हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, एलिमिनेशन का ही प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, तो ये बात हमारे पास यहाँ पे अब क्लियर हो चुकी है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों हमारे पास किन किन कंडीशन में प्रेफरेंस शो करते हैं। तो जो भी मेजर पॉइंट्स थे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन के वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और एक आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि अगर कोई सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस कहते हैं, सॉल्वोलिसिस। SN1 के वक्त बताया था आपको कि सॉल्वोलिसिस, एसिटोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, इस टाइप की रिएक्शंस हमारी SN1 मैकेनिज्म से होती हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर कोई सॉल्वेंट
अपने आप में ही वीक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आपके पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस। सो अब हम यहाँ पे कंप्लीट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को अब बाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, सो एलिमिनेशन के लिए खास बात आपने यही ध्यान रखनी है, 4 ही पॉइंट्स होते हैं, एंटी एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, हॉफमैन प्रोडक्ट एंड सेट्जेफ प्रोडक्ट, जिसमें एंटी एलिमिनेशन और सेट्जेफ प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। और अगर हम बात करें हॉफमैन की, तो हॉफमैन में हम प्रोडक्ट जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाना प्रेफर करते हैं, एज वेल जहाँ पे प्रोटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस पर फोकस किया जाता है, जबकि सेट्जेफ प्रोडक्ट में ये फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट कहाँ स्टेबल बनेगा। एज वेल इनके साथ एक तीसरा पॉइंट हमारा कॉन्जुगेशन का भी था। तो इस तरीके से आप इन सबको अब समराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बात करें हम रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है वो है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस। सो एडिशन रिएक्शन आपके पास अगर हम बेसिकली देखना चाहें तो इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखो कैसे, एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता था, कोई 2 ग्रुप्स हमारे पास रिमूव होते थे, या तो वो एक कार्बन को बिलोंग करते थे या 2 कार्बन को। ज़्यादातर हम बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ते हैं, तो वो 2 कार्बन को बिलोंग कर रहे होते थे। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे ओलेफिन बनती थी। मैं क्या कह रही हूँ, एडिशन रिएक्शन इसके अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसमें ओलेफिन जो है वो ख़त्म हो जाती है, कोई 2 ग्रुप्स हमारे पास ऐड होते हैं। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में कोई चीज़ लीव नहीं करती है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से डिफरेंट क्यों है, सब्स्टिट्यूशन में किसी एक की जगह पे रिप्लेस किया जाता है, एलिमिनेशन में सिर्फ लीव करते हैं, एडिशन में सिर्फ ऐड होते हैं, जिसकी वजह से ये ओलेफिन का डबल बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास रिमूव हो जाता है। अब मैंने ओलेफिन को ही क्यों लिया, क्योंकि जनरली हमारे पास जो एडिशन रिएक्शंस हैं इसमें ये जो हमारे पास सामने स्पीशीज होगी, इसमें एक पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास अभी जो एग्जांपल है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, अगर हम यहाँ पे एज्यूम करके चले तो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, बट उसके लिए हमें अलग कंडीशंस चाहिए। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये पाई सिस्टम एक्ट करेगा एज डोनर, पाई सिस्टम एक्ट करेगा एज डोनर। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद एक के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, बट दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये आपके पास दूसरी स्पीशीज आ सकती है। बट ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जिसमें हमारे पास देखा गया है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके की एडिशन रिएक्शन में ऐसी पोलैरिटी होगी ही होगी, बट अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस क्या हैं कि उसमें कोई हमारे पास मॉइटीज़ या ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, जिससे अगर हमने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला सिस्टम यूज़ किया है, ठीक है, हमने कोई ऐसा सिस्टम यूज़ किया जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड वाली वो यूटिलाइज हो जाती है इन ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। सिंपल है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। अब ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं अगर हम इन्हें बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करें तो अगेन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकती है, ये फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकती है, तीनों ही टाइप की हो सकती हैं। अगर मैं फ्री रेडिकल एडिशन की बात करूँ तो ये एडिशंस मैंने क्रॉस इफेक्ट के साथ जब हमने फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट किया था तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम किसी फ्री रेडिकल को ऐड करना चाहते हैं ओलेफिन पे तो हमें किन किन कंसेप्ट्स का ध्यान रखना होता है। तो फ्री रेडिकल की एडिशन की बात मैं कर चुकी हूँ। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की बात करूँ तो जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दे रही थी कि आपके पास ये ओलेफिन है और सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, आप उसे ऐड करना चाहते हो, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से इस पोजीशन पे ऐड करोगे कि बाद में जो सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज रह जाए वो स्टेबल होना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होती है कार्बोकेटायन बनता है, बट जब न्यूक्लियोफाइल आएगा
तो न्यूक्लियोफाइल कब आएगा? जब ओलेफिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे, सेम एरोमेटिक सिस्टम के साथ जो सब्स्टिट्यूशन में किया वैसे आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि ओलेफिन के पास खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तभी एक्सेप्ट करेगा जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए कोई ग्रुप्स रहेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर ये सपोज आपके पास यहाँ पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज हमारा इस तरीके से बनना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ स्टेबलाइज हो सके। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन के बाद कार्बोकैटायन बनता है, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसकी एडिशन के बाद यहाँ पे कार्बे एनाइन बनता है। और फ्री रेडिकल की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपके पास एडिशन में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास ऐड हो रहा है तो कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, स्पेशली एल्कीन्स में देखने को मिलती हैं, तो हमें एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक आपके पास हाइड्रोजन विद पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल किसी मेटल के साथ यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे पास होती है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ओलेफिन पे हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे कोई हेलोजन यूज़ करती हूँ लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन का एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास दोनों कार्बन पे हेलोजन ऐड हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HX की, तो ये हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड, देखो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ सिर्फ हैलाइड था, अब ये दोनों कंबाइंड है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैलाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, तो H और X ऐड हो जाएगा। हाँ, अभी मैं सिलेक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ कि किस कार्बन पे हाइड्रोजन, किस कार्बन पे X, बिकॉज इट कम्स अंडर सम स्पेसिफिक रूल्स, मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, जैसे फ्री रेडिकल में क्रास इफेक्ट था, आपको बताया गया था, तो वो सारे रूल्स हमारे पास डिस्कस किए जाएंगे, बट अंडर द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्काइंस की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब जब डिस्कस की जाएंगी तो उसमें आपको ये सारे रूल्स एलैबोरेट किए जाएंगे। अभी जस्ट मैं मैकेनिज्म और उसके एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आपके पास अभी सिंपली हमने लिखा है, तो ये एक एग्जांपल है। अगर हेलोजन हैलाइड ऐड हो रहे हैं तब भी हमारे पास एडिशन रिएक्शंस है। अच्छा, हाइड्रेशन एक प्रोसेस होती है वाटर की एडिशन, जिसमें से अगर हम इसके आयंस देखें तो ऐसे बनेगा H+ एंड OH नेगेटिव। तो एक कार्बन पे H और एक पे OH ऐड हो जाता है। तो ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ये भी एडिशन मैकेनिज्म के अंडर आती है। फिर देखो हेलोहाइड्रिन, ये दोनों हमने पहले अलग अलग करी थी ना, एक आपके पास ये हेलोजन हैलाइड था और साथ में आपके पास ये हाइड्रेशन थी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हेलोहाइड्रिन, जिसमें से आपके पास यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रिन का OH पार्ट आपस में कंबाइन होता है और वही सिस्टम में ऐड होता है। तो एक आपके पास हेलोजन और दूसरा आपके पास OH पार्ट जब ओलेफिन पे ऐड हो जाएगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हेलोहाइड्रिन रिएक्शन विच कम्स अंडर एडिशन मैकेनिज्म। तो सिंपली मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आपके पास ये जो एडिशन रिएक्शन ओलेफिन की हो रही है, इसमें पहले स्टेप में ओलेफिन डोनर का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, ठीक है, सामने जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे ऐड कर रही है, फिर आफ्टर जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये डेफिशिएंट सेंटर बन रहा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो दूसरे आपके पास स्पीशीज़ है वो फिर ऐड हो रही है, यानी दो ग्रुप यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो देखो एलिमिनेशन से हुई ना अपोजिट, एलिमिनेशन में दो ग्रुप लीव करते थे, ओलेफिन बनती थी, यहाँ ओलेफिन है, दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं, ओलेफिन खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन के, बट इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं लाइक डाइमराइजेशन ऑफ ओलेफिन, एल्काइलेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, मर्करी का एडिशन फिर मर्करी का रिमूवल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस एंड हाइड्रोक्सिलेशन।
तो ये जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सब एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन के ही हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स के नाम डिस्कस कर रही हूँ। अगर इनकी कंप्लीट हमने डिस्कशन करनी है तो ये हमारे पास कौन से टॉपिक में रहेगा, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो वहाँ पे हम एल्कीन्स की जो भी रिएक्शंस हैं या एल्काइंस की जो भी रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप एज एग्जाम्पल सिर्फ साथ में रख सकते हो कि इन केस अगर कहीं पे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ये रिएक्शन हो रही है और बताओ कौन सा मैकेनिज्म है, तो आप उसमें आंसर कर सकते हो कि ये हमारे पास ओलेफिन्स की एडिशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में अभी आप लोगों के साथ सिर्फ ऐसे ही डिस्कस किया जा सकता था कि मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही हमें देखने को मिलती हैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज ये खुद डोनर का काम करता है। अगर ये ओलेफिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ ही चाहिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे ज़्यादा देखी जाती है। एज वेल हमारे पास पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रुझान होता है, दूसरे स्टेप में तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज़ ही आती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियोफिलिक मैंने बताया आपको कि बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज़ होती है, बट हाँ कुछ केसेस में हो सकता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों। और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्री रेडिकल की, तो वो हमने इंटरमीडिएट्स वाले टॉपिक में फ्री रेडिकल की रिएक्शंस को वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन में कौन सा इफेक्ट था, क्रास इफेक्ट, जिसका प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैकेनिज्म डिफरेंट होता है बट हाँ प्रोडक्ट सेम मिलता है, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, सो एडिशन रिएक्शंस के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि ऐड होगा और किस किस टाइप की रिएक्शंस हमारे पास आती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ, जो मैंने बिल्कुल आपको क्लास ये इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने कहा था कि जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उसके मैकेनिज्म्स सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ एडिशन की, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से एग्जांपल्स रहते हैं। एज वेल आपको मैंने 2 टाइप्स और वहाँ पे डिस्कस करी थी। वैसे तो टाइप्स बहुत सारी हैं हमारे पास, इसके अलावा और भी रहती है, बट जो कॉमन और मेजर है उसमें एक रीअरेंजमेंट और एक रिडॉक्स। तो रीअरेंजमेंट में बताया था कि स्केलेटन चेंज होता है, कोई भी चीज़ ऐड या एलिमिनेट नहीं होती, अपने सिस्टम में शिफ्टिंग होती है। और रिडॉक्स में हमारे पास या तो ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। जैसे अभी मैं ओजोनोलिसिस की ही बात करूँ तो ओजोनोलिसिस हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली ही प्रोसेस के अंडर आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है या रीअरेंजमेंट है, ये पार्ट हमारा कहाँ कवर होगा, जब हम करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, हैलोजन एंड ऑक्सीजन। इन यूनिट्स के अंडर ये हमारा कवर होगा। इसे हम अलग से यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मैकेनिज्म जैसे हमने एलिमिनेशन में या सब्स्टिट्यूशन में डिटेल में बात करी, वैसा बहुत सारा इसमें करने के लिए नहीं है। इसमें डायरेक्ट हमारे पास होता है कि कोई रिएजेंट है तो वो रिड्यूस कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है, और बहुत सारे रिएजेंट का कॉमन ही हमारे पास मैकेनिज्म चलता है। दैट्स वाई ये जो बाकी की आपकी रिएक्शंस हैं, जो बाकी यूनिट्स हमारे पास रहती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री के अंडर ये साथ साथ कवर होंगे क्योंकि वहाँ पे हमें उनके मेथड्स, प्रिपरेशंस या रिएक्शंस की बात करनी है। तो रिएक्शन में रिएजेंट और नेमिंग रिएक्शन यही सब आएगा, तो वहाँ डायरेक्ट इन रिएक्शंस की बात हो जाएगी। जहाँ पे कोई भी आएगा तो आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा कि देखो ये रिडक्शन है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स या थ्योरी को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने जिस तरीके से स्टार्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन हमने सबसे डिटेल्ड वे में किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी डिफरेंसेस SN1 SN2 के पता होने चाहिए। देन एलिमिनेशन हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आफ्टर दैट हमारे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि कब सब्स्टिट्यूशन और कब एलिमिनेशन, इनका थ्योरेटिकल पार्ट हमें या इनके कंसेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए थे। आफ्टर दैट एडिशन की बात है, सिंपल रिएक्शंस है कि ऐड हो रही है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स, ओलेफिन के एडिशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडिशन की रिएक्शंस ओलेफिन के साथ ही मिलती हैं। ठीक है, तो ओलेफिन्स में जो एडिशन रिएक्शंस हमारे पास होती हैं वो सारे हमने कवर किए। आफ्टर दैट अगर ये मैं बात करूँ, जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी रीअरेंजमेंट और रिडॉक्स, तो ये हमारे पास इन यूनिट्स के साथ साथ कवर होंगे। ठीक है, इसमें वैसा कंसेप्चुअली या आपके पास बहुत सारा थ्योरी का करने का
नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर रिएजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, जो रिड्यूसिंग होगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। रीअरेंजमेंट का भी वैसा है कि किसी आपके पास सबस्ट्रेट की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर रिएक्शन मैकेनिज्म हियर।